हाँ भाई, इसमें प्रश्नावली 3.3 में किसी को दिक्कत आई हो तो बताइए। चलो एक आध सवाल हम बता देते हैं, आपकी समस्या का भी हल हो जाएगा। प्रश्नावली 3 कह रहे हैं यदि ए एक आव्यूह है, 10वां सवाल देखते हैं। कह रहे हैं एक आव्यूह है 3, 1, 5 माइनस। इस आव्यूह को एक सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में निरूपित कीजिए। जैसे ही 10वां है वैसे ही 9वां है वैसे ही 8वां है और आगे भी बहुत सारे ऐसे ही हैं। अब इसको मान लेते हैं ए। और आपको मालूम है हमने एक वर्किंग करवाई थी आपसे, ए बराबर पी प्लस क्यू लिखा था, जहां पी क्या था 1/2 ए प्लस ए डैश और क्यू क्या था 1/2 ए माइनस ए डैश। ये कैसा आव्यूह था? सममित आव्यूह था। ये प्रमेय थी हमारे पास। और ये कैसा आव्यूह था? विषम सममित। यानी इसको मैंने पूरी वर्किंग आपको बता दी थी, दोबारा रिपीट नहीं कर रहे इसको। तो किसी भी आव्यूह को p प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p का मान होता है 1/2 वो आव्यूह प्लस उसका परिवर्त आव्यूह, और q का मान होता है 1/2 वो आव्यूह माइनस उसका परिवर्त आव्यूह। आप इन्हें अगर जोड़ेंगे p और q को जोड़ के देख लो, 1/2 कॉमन ले लो, आ जाएगा a प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। ए डैश से ए डैश कट गया, आपके पास आया a प्लस ए 2a, 2 से 2 कट गया, आ गया a के बराबर, है ना। लेकिन इस व्यवस्था में लिखने से ये मैंने प्रमेय सिद्ध करा दी थी, ये एक किसी आव्यूह जो है दुनिया का कोई भी आव्यूह एक सममित और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में निरूपित हो सकता है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब खाली हमें पी और क्यू का मान निकालना है, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट ए बार कॉम्प्लीमेंट निकलता है, ए ट्रांसपोज निकालना है। कैसे निकलता है ए ट्रांसपोज? रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, ये आ जाएगा। देखो डायगोनल एलिमेंट तो कभी चेंज नहीं होगा, ठीक। तो ये जो 1 है वो यहाँ चला जाएगा और 5 कोई दिक्कत तो नहीं। डायगोनल एलिमेंट चेंज नहीं होता है, ये चेंज कर दो, या फिर इसको घुमा दो। 3, 5 ये लेटा है, इसको खड़ा कर दो, 3, 5 1 माइनस, कोई दिक्कत। अब निकालिए a प्लस ए डैश। ए का मान लिख दिया और ए डैश। अब इसमें हमें जोड़ना है, इस 3 में ये 3 जुड़ेगा, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 5 और 1 6, माइनस 1 माइनस 1, ये क्या निकल कर आया a प्लस ए डैश। तो p की वैल्यू होगी 1/2 6 6 6 माइनस 2, बात समझ आ गई। और ये कितना आ जाएगा अगर 1/2 को अंदर डाल दूंगा तो 3 3 3 माइनस। अब आप इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखो, पी डैश अगर हम निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, खड़ा है वो लेट जाएगा, 3 3 3 किसके बराबर है? पी का ट्रांसपोज हमने निकाला, वो पी के ही बराबर है। इसका मतलब पी कैसा है? एक सममित आव्यूह। अब क्यू निकालते हैं, क्यू था 1/2 ए माइनस ए डैश। अब प्रोडक्ट निकालूंगा, ठीक है। ए कितना है? ए है हमारे पास 3 1 5 माइनस ए डैश कितना है? ए डैश 3 1 5 और ऐसे बैठे डाल। चलिए निकालिए, कितना आ जाएगा? 3 माइनस 3 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 और माइनस 1 माइनस माइनस 0। तो आप समझो ये -1 में से घटाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस, और -1 को जोड़ोगे 0। या आप पहले से हल कर लो आराम से, माइनस को अंदर डाल दो, यहाँ प्लस हो जाएगा, सबके साइन बदल जाएंगे, तब उसे जोड़ दो, ठीक। अब इस 2 को जब हम अंदर डालेंगे तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 0 -2 2 0। और
माइनस कॉमन लेना है इसमें से, सबके साइन बदल जाएंगे, 0 2 -2 0, और ये किसके इक्वल आ जाए, 0 2 -2 0 किसके इक्वल है, क्योंकि तो हम देख रहे हैं Q डैश इक्वल टू Q डैश इक्वल टू माइनस Q का ट्रांसपोज माइनस Q, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि Q कैसा है, Q एक विषम संविदा, एक ही वैल्यू हमारे पास आ गई P प्लस, ठीक है। हमने A को कैसा लिख दिया, P प्लस, जहाँ P क्या है, जहाँ P सम्मित तथा Q विषम संविदा। अब सवाल ये उठता है, जांच उत्तर ये जो हमने लिखा है वो सही है या नहीं। चलो पहले A का मान देखो कितना है, 3 1 5 माइनस इक्वल टू P की वैल्यू देखो कितनी है, P कितना है, 3 3 3 माइनस प्लस Q कितना है, ये आएगा, समझ आ रहा है। अब इन्हें जोड़ोगे तो ये आना चाहिए, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 3 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस 0, और ये वाला आगे इसका आप कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यही आ जाएगा, और इसका निकालोगे तो माइनस का निशान लग जाएगा। तो यानी हमने किसी आव्यूह को लिख दिया एक सम्मित आव्यूह प्लस विषम संविदा, ठीक है। यही आपका, बाकी सब सवाल ऐसे ही हैं, जैसे 12वां सवाल, अच्छा सवाल देखा, यदि A इक्वल टू cos अल्फा और A प्लस A डैश इक्वल टू देन आपको अल्फा यानी इस तरह की स्थिति भी आपके सामने वो रख सकते हैं। तो हम निकालते हैं, वैल्यू रख लीजिए, A की वैल्यू कितनी है, cos अल्फा माइनस sin अल्फा प्लस A कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, A कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका जो कॉलम है वो रो बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा इक्वल टू I 1 0 0 I यहाँ भी दिया है, अगर यहाँ इधर LHS में 2/2 है तो I 2/2 होगा, 3/3 है तो 3/3, I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इकाई जोड़ी, cos अल्फा कितना होगा, ये कितना होगा, 1 0 0 साफ दिखाई दे रहा है, तुलना करेंगे तो दो आव्यूह बराबर हैं, वो तभी हो सकते हैं जब उसका ऑर्डर बराबर हो और इनके जो अवयव हैं वो भी जिस स्थान पर हैं वो भी आपस में बराबर है। साफ दिख रहे हैं, 2 cos अल्फा किसके ऊपर आएगा, 1 cos अल्फा कितना आएगा, 1/2 cos अल्फा इक्वल टू cos π/, कितना आएगा 3, तो अल्फा कितना आ गया, ठीक है। और देखते हैं आगे, चलो अब तो करना कर लोगे, सारे हो जाएंगे, लेकिन करना जम गए तो ये बात बनेगी। अब आगे आ गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह यानी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स मतलब कि क्या आव्यूह का इन्वर्स संभव है या नहीं, अगर संभव है तो बताओ और संभव नहीं है तो मना करो, ठीक है। दो आव्यूह यदि if AB equal to I then
B इक्वल टू A इनवर्स और A इक्वल टू B इनवर्स। आव्यूह के इनवर्स को उसकी पावर -1 से लिखते हैं, ऐसा इनवर्स फंक्शन होता है, ठीक है। और इनवर्स संभव है या नहीं ये इस बात पर निर्भर करता है कि दुनिया में क्या कोई दूसरा आव्यूह ऐसा है जिसकी इस आव्यूह से गुणा करके आई आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। जिस आव्यूह से गुणा करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा वही आव्यूह उसका इनवर्स होगा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक। और वर्ग आव्यूह से ही इसको बोला जाता है। दूसरी चीज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्रमेय 3 है कि व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। इंग्लिश थोड़ी सी जरा क्लिष्ट है इसकी, हम यूनिकनेस पे बात करते हैं। यूनिकनेस ऑफ मैट्रिक्स इनवर्स, कि अगर इनवर्स है तो वो यूनिक होगा। हम देख रहे हैं कि ए बी इक्वल टू आई होगा तो बी ए इक्वल भी तो आई होगा। यानी कोई आव्यूह अगर व्युत्क्रमणीय है तो उसका कम्यूटेटिव गुणन होता है, क्रम में, उसका गुणन जो है वो क्रम में नहीं होगा। ठीक, अगर किसी आव्यूह का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो मोटी मोटी बात यह है कि उसका गुणन उस आव्यूह से जो उसका इनवर्स है उससे कैसा होगा, क्रम में होगा, वरना आव्यूह का जो गुणन है वो आसानी से क्रम में नहीं। चलिए अब इसकी यूनिकनेस को हम प्रूव करते हैं। देखिए, यदि A का व्युत्क्रम आव्यूह यानी इनवर्स B है तो आप जानते हैं ए बी किसके बराबर होगा, बी ए किसके बराबर होगा, ठीक है। यदि ए का व्युत्क्रम यूनिकनेस का मतलब कि अगर किसी आव्यूह का कोई इनवर्स है तो वो एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि एक आव्यूह के दो इनवर्स पॉसिबल हो जाए। बात समझ में आई? खाली इतनी सी बात ये बताने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहां से शुरू करते हैं। वी ए किसके बराबर है, आई। तो यहां से हम बी को भी तो ये लिख सकते हैं, बी आई। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी को भी मल्टीप्लाई करूंगा उसकी वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आई की वैल्यू क्या है? क्योंकि अगर ए सी का व्युत्क्रम आव्यूह है तो ए सी बराबर सी ए बराबर आई। तो मैं आई की वैल्यू ये वाली रख लूं, ए सी। क्यों? क्योंकि आई बराबर ए सी। अब इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, बी ए इंटू सी। मल्टीप्लिकेटिव इसका एसोसिएटिव तो होता ही है। और बी ए किसके बराबर है, बी ए बराबर है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आप देखिए, और आई सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, सी। यानी अगर हम सी को कोई दूसरा मैट्रिक्स में ले ले तो वो होगा बी के ही बराबर, जो निकल कर आता है। इससे क्या प्रूव हो रहा है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। यानी किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है, व्युत्क्रम होता है, वो अद्वितीय होता है। एक मैट्रिक्स के दो इनवर्स नहीं हो सकते। फंक्शन का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ से निकल के, ठीक है, जुड़ जाएगा भविष्य में जाके। चौथे पीरियड में बात करते हैं। क्लियर हो गई बात? फिर मैं नंबर 4 फिर मैं आप इसकी लिख लेंगे किताब से। इंटर के बच्चों चालू करेंगे। फिर मैं 4 है आपके पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत आता है एग्जाम में बोर्ड में। यदि ए तथा बी समान कोटि के कैसे आव्यूह, व्युत्क्रमणीय मतलब इनका इनवर्स संभव है, व्युत्क्रमणीय
तो मणि है बिल्कुल बड़े आदमी तो ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स साइकिल लिखता हूँ मैं ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स। इसका बहुत यूज होता है, बहुत सवालों में इसका यूज होता है, भयंकर यूज होता है। ठीक है, इसलिए इस फिल्मों को हल्के में मत लेना, ये बहुत काम की फिल्म। चलिए प्रूव कर लेते हैं। अच्छा एक बार बताओ, ए बी और ए बी इनवर्स अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर ए बी कोई मैट्रिक्स है, ए बी मल्टीप्लाई करके तो कोई मैट्रिक्स आएगा, उसकी मल्टीप्लाई अगर हमने खुद ए बी के इनवर्स से ही कर दी, ठीक, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ए बी इनवर्स लिखा है, इसे ए इनवर्स से पोस्ट प्री मल्टीप्लाई कर लीजिए। समझ में आ जाओ, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई। ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा? ये तो ए इनवर्स ही बन, ए इनवर्स आई तो ए इनवर्स, ए इनवर्स ए क्या बन जाएगा? किसी भी आयु का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो आई आता है, और आई का जब हम किसी आयु को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही आयु आ जाता है। कोई दिक्कत होता है इसमें? इस बात का फर्क पड़ता है कि मैंने ए इनवर्स से इधर मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी इधर ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें इधर कर दिया तो इसमें इधर कर दिया। लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन राइट मल्टीप्लिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। यहाँ कौन सी मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं हम? लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन। अगेन फिर हम लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्योंकि ये सब बातें अगर लिख पाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें आपको समझ के ही करनी पड़ेंगी। तो अगर हम प्री मल्टीप्लिकेशन कर लें बी इनवर्स से दोनों तरफ, बी इनवर्स से इधर भी गुणा कर लिया और बी इनवर्स से इधर भी कर लिया, लिख दो दोनों ओर बी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर लें। इसे प्री मल्टीप्लाई बोलते हैं और बाद में करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बी इनवर्स बी क्या बन जाएगा? तो आई बन जाएगा, और आई की अगर किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही आगे आ जाता है। ये तो जो प्रूव करना था वो प्रूव कर, ये तो करना था।